so welcome back to the second lecture of atomic structure. In the previous video, we have already learned about the discovery of electron and the discovery of proton. In today's class, we are going to learn about the Thomson model, Rutherford models and Bohr's atomic models, and also about atomic number, mass number and isotopes. So let us start with first one, Thomson's model. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल से. थॉमसन मॉडल क्या बोला? तो थॉमसन मॉडल से पहले तक का हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या आइडिया भी मिल चुका था. सबसे पहले हम लोग को पता है कि थॉमसन मॉडल से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में जो कंसेप्ट हमें पता था कि हमको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था. तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिस्कवरी का कंसेप्ट लेके थॉमसन जो है वो क्या बोला कि एटम जो होता है ना कि एक स्फीयर होता है. क्या होता है? स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है. एटम एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज अ सर्टेन प्लेस में रहता है, एग्जिस्ट करता है. कहीं कहीं पे सर्टेन प्लेस में कहीं पे भी ये नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है. सो ये किसका कंसेप्ट था? थॉमसन्स मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स इज पॉजिटिवली चार्ज लाइक ए स्फीयर. स्फीयर मतलब समझ रहे हैं, एक तरह का बॉल समझते हैं, फुटबॉल समझ सकते हैं, ब्लैडर बॉल समझ सकते हैं. तो उस तरह का एक स्पेस है वो बोला. एटम क्या है? एक स्फीयर लाइक का स्ट्रक्चर है जिसकी इनसाइड में इन the electrons are present at a certain place. एक certain place में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. So according to this Thomson, अभी तक सिर्फ इतना समझ में आया कि एटम जो है एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी इनसाइड में इलेक्ट्रॉन सर्टेन प्लेस में कहीं पे भी प्रेजेंट है. वो एक्चुअल लोकेशंस को नहीं बता पाया था. ठीक है, जस्ट ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली कंपेयर द मॉडल. उसका जो कंपेयर था मॉडल्स था वो अपने मॉडल्स को एक्चुअली वाटरमेलन का जो कंसेप्ट है, वाटरमेलन देखते हैं हमारा क्या होता है कि वाटरमेलन फुल होता है और उसके बीच में सीड्स होता है. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि देखिए बीच में जो सीड्स होता है वो कंसीडर किया था सीड्स ऑफ वाटरमेलन को एज ए इलेक्ट्रॉन. सो ये था आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल. क्या बोला कि एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एटम जिसके इनसाइड में सर्टेन प्लेस में क्या है? नेगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ये था. लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक में अगर देखिएगा तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन को लोकेशंस को इंडिकेट नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन एटम जो पॉजिटिव स्फीयर तुम बोल रहे हो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रॉन है कहां पे, इसका लोकेशन को एक्चुअल लोकेशंस को इंडिकेट नहीं कर पाया था. एंड ऑल्सो एक कंसेप्ट समझोगे तो कि अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव ही चार्ज है तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और ये एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा. मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी क्लियर कट आइडिया नहीं दिया था. तो ड्रॉबैक क्या था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब कहां पे एटम के इनसाइड में, वो बोल दिया तो सर्टेन प्लेस में नेगेटिव चार्ज है लेकिन एक्चुअल कहां पे है ये एक्सप्लेन नहीं किया था. तो ये पहला प्रॉब्लम हुआ. एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. स्टेबिलिटी मतलब समझ रहे हैं कि अगर नेगेटिव बहुत सारा एक साथ नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी रिपेल करेगा, तो वो रिपेल करेगा मतलब एटम स्टेबल नहीं होगा. दूसरा कि अगर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहता है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, तभी एटम स्टेबल नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर वैसा रहता तो एटम तो स्टेबल होता नहीं लेकिन एक्चुअल में एटम स्टेबल होता है. तो ये जो थॉमस का कंसेप्ट था ये आपको फेल हो गया. थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फेल होने के बाद अब जो है रदरफोर्ड आया. रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये सबसे पहला एक गोल्ड फॉइल ले रहे हैं. गोल्ड फॉइल मतलब क्या है? जिसका थिकनेस बोला है 0.4 times 0 and 4 सेंटीमीटर, मतलब बहुत थिक, बहुत थीन रहेगा. जैसे ये समझ सकते हैं ये जो आपका पेपर देख रहे हैं इससे भी आपका ये थीन रहेगा. और ये क्या किया, यहां से एक अल्फा रे क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव में पड़े हुए. अभी के लिए इतना समझो कि अल्फा रे जो होता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम लोग हीलियम बोलते हैं ना. हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो वो हीलियम न्यूक्लियस जो बन जा रहा है उसको ही हम लोग अल्फा रे बोलते हैं. बस इतना ही समझना. तो अल्फा रे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल को रख के यहाँ पे स्ट्राइक करा रहे हैं और इसकी ये चारों तरफ राउंड में, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हो, क्या राउंड में आप क्या कर दिया? जिंक सल्फेट का कोटेट कर दिया. अच्छा, जिंक सल्फेट क्यों कोटेट करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में जानते हैं कि जिंक सल्फेट का कोटेट करने से क्या करता है कि कोई भी लाइट रे, कोई भी अगर उस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा रे तो वो ग्लो होने लगेगा. तो इतना समझ में आ रहा है. जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो तो वो क्या किया
देखिए यहाँ पे ही टुक गोल्ड फॉइल जिसका थिकनेस आपको बता चुके हैं एंड पास अल्फा रे को पास कर रहा है। तो अल्फा रे क्या है ये भी बता चुके हैं, अल्फा रे आर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सो ये एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, जैसा कि आप डायग्राम में फुल देख रहे हो, तो ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ये सबसे मेन है। ऑब्जर्व ये क्या कर रहा है, देखिए आपको जैसे ये समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द रे, मतलब ये जो ऐसे रखे और ये पास करा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे जो है ना स्ट्रेट लाइन पास कर जा रहा है, स्टेट में पास कर जा रहा है। जैसे आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मोस्ट ऑफ द रे जो है वो स्टेट पास हो जा रहा है। पहला ऑब्जर्व किया। अब समझ में कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो गोल्ड फील्ड है ना उसके अपोजिट में ग्लो हो रहा है। जिंक सल्फेट हम लगाए हैं, तो जिंक सल्फेट का स्क्रीन है तो इस पे ग्लो हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द रे जो है वो डायरेक्टली पास हो जा रहा है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन वो है सम ऑफ द रे जो है वो ऐसे आ रहा है तो सर्टेन एंगल, ऐसे कुछ एंगल बना ले रहा है, मतलब इसके साथ एंगल बना रहा है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि सम ऑफ द रे क्या कर रहा है कि वो एट अ सर्टेन एंगल में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखा। अच्छा ये समझ में आ गया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन उसका क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन देख रहा है कि ये बहुत मतलब आउट ऑफ 20,000 एक जो रे है ना वो रीबाउंड हो जा रहा है। मतलब क्या, वो एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री रिवर्स हो जा रहा है। मतलब आउट ऑफ 20,000 वन जो रे है वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स बैक आ जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 180, मतलब जैसे जा रहा है वैसे ही रिटर्न आ जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशंस था किसका, आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अच्छा अब ये पूरा ऑब्जर्वेशन से वो जो कंक्लूजन निकाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे ही वो एटॉमिक मॉडल का एक कंसेप्ट दिया। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिएगा कि ये जो पहला हम देखें क्या कि मोस्ट ऑफ द रे जो है पास हो जा रहा है। इससे वो ये कंक्लूड किया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है ना वो एम्प्टी होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो एम्प्टी है, खाली है। ये पहला ये कंक्लूजन निकाला। दूसरा क्या है कि देयर इज समथिंग इन द सेंटर। वो बोला कि ये जो कुछ रे जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है या रिवर्स बैक आ रहा है, इससे ये कंक्लूड किया कि इसके सेंटर में कुछ तो है। देयर इज समथिंग इन द सेंटर, जिसको वो नाम दिया न्यूक्लियस। तो पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला था कि सेंटर में कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो नाम दिया था न्यूक्लियस। अच्छा थर्ड वो उसी न्यूक्लियस को बोला कि सिंस ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है और रिवर्स बैक आ जा रहा है ना, तो अल्फा का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपेल करता है, इतना पता है। अगर नेगेटिव रहता तो ये क्या अट्रैक्ट कर लेता। तो ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना उसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये थ्री कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन निकला, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड, सम ऑफ द रे जो डिफ्लेक्ट कर रहा है उससे ये क्या बोल रहा है कि देयर इज समथिंग इन द मिडिल ऑफ एन एटम। सेकंड पॉइंट हो गया जिसको वो क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया। एंड द थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अल्फा रे का चार्ज पॉजिटिव है और वो रिवर्स बैक हो जा रहा है, मतलब 180 डिग्री में रिवर्स कभी करेगा क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। तो ये कंक्लूजन था, ये किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन्स हमारे सामने आया, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसको समझते हुए रदरफोर्ड ने फिर एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स दिया, मतलब एटम्स का एक न्यूक्लियर मॉडल्स दिया। उस न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है रदरफोर्ड का कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोर इन द सेंटर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि आउटर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अकॉर्डिंग टू दिस कि एक एटम के सेंटर में एक positively charged particle, there is a positively charged core in the center of an atom. So center of an atom में एक positively charged particle है और उसके outer side में इस जो positively charged particle है उसको क्या बोल रहा है, वो nucleus बोल रहा है। and all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. So पहला पॉइंट जो यहां से हमको समझ में आया, जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन से समझ में आ रहा है, जिसके बाद ये जो मॉडल न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स का जो कंसेप्ट दिया रदरफोर्ड, तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज
कोर इन द सेंटर, मतलब एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और पूरे एटम का लगभग पूरा वेट, पूरा मास उसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, जो कंक्लूजन था उससे फाइंड आउट किया। नाउ उसके बाद क्या है कि ये बोल रहा है कि चलिए वो तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट ठीक है, उसके बाद बोला है ना कि वो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको छोड़ के उसके चारों तरफ एक पाथ है जिसको ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, जहां पे कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सेकंड कंसेप्ट ये बताया क्या कि न्यूक्लियस में यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट इसको समझ में आया, सिंस एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसका कोई चार्ज नहीं था और कोई क्या नहीं था, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं था ना, एटम का कोई चार्ज नहीं हो रहा था। तो ये क्या बोला कि सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है उसका कुछ ड्रॉबैक भी था, उसका ड्रॉबैक को डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स में पढ़ोगे हायर क्लास में, कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, ये अगर रिवॉल्व करता है तो वो एक एनर्जी इमिट करेगा। मतलब क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी इमिट कर रहा है। पहला ये कंसेप्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पे आपका ये इसके कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, प्रोटॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे है, एक पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो यही था ना कि बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है। अभी तक न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं आया था, याद रखना, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज नेगेटिव है और वो जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर इस कंसेप्ट को हम मतलब रदरफोर्ड का इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट से देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा ना तो वो अपने एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, उसका अपना पाथ को शॉर्टेड करते रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका पाथ क्या होगा, छोटा होता जाएगा और आहिस्ता 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 इस तरह आते आते वो एक वक्त आएगा जब वो न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ था पहले से ही, तो ये नया आया तो इसको इस टेस्ट से पास होना पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, जो प्रूवन है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रोटेट करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बाद, तो वो एनर्जी इमिट करके अपना पाथ को आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, छोटा करेगा। और वो पाथ छोटा होते 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 एक समय आएगा जब वो किस पे जाके मिल जाएगा, न्यूक्लियस पे मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये तो अनस्टेबल हो जा रहा है। लेकिन ऐसा तो एटम नहीं है, अनस्टेबल नहीं है। तो ये भी आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल हुआ यहां पे फेल हो गया। तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स था, उस ड्रॉबैक को बेसिकली जो स्टडी किया, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को नेल्स बोहर्स नाम का एक साइंटिस्ट था वो स्टडी किया और वो ड्रॉबैक्स को फाइंड आउट किया कि वो क्या ड्रॉबैक्स और उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो उसके लिए वो उसका ड्रॉबैक्स पे बहुत स्टडी करने के बाद कुछ और वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट वो जो बोला, मतलब कि आउटसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के आउटसाइड है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ऐसा न्यूक्लियस बोला था रदरफोर्ड, और यहां पे एनर्जी लेवल बोला था जिसको हम लोग ऑर्बिट और सेल बोल रहे थे। तो ये बोला कि आउटसाइड न्यूक्लियस एनर्जी लेवल इज डिजाइन। ये क्या किया, आउटसाइड न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल को डिजाइन कर, मतलब ऑर्बिट को डिजाइन कर दिया या सेल को डिजाइन कर दिया। डिजाइन मतलब क्या है कि ये बोल दिया आउटसाइड न्यूक्लियस में हर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है, यहां पे एक फिक्स पाथ है जिसको हम लोग ये क्या नाम दिया, KSLM, मतलब K सेल L सेल। इसके अकॉर्डिंग आउटसाइड न्यूक्लियस एक फिक्स पाथ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, जो सेल जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 7 उस तरह का पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मतलब क्या समझे कि आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर में सिर्फ और सिर्फ 7 वैसा पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको वो क्या बोला कि एनर्जी लेवल, जिसका नाम क्या दिया
KLMNOP Q अप टू Q। तो फर्स्ट पॉइंट वही था, आउटसाइड न्यूक्लियस दे डिजाइन अ फिक्स एनर्जी लेवल जिसका वो नाम क्या दिया, KLMN। और वो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इसी फिक्स एनर्जी लेवल पे ही रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है। दूसरा पॉइंट, अच्छा तो अभी तक तो हमारा जो वो ड्रॉबैक्स था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो क्या कर रहा है कि वो अपना पाथ को शॉर्ट कर रहा था, रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन ड्रॉबैक था, और न्यूक्लियस से आके मतलब मर्ज हो जा रहा था, वो क्लियर नहीं हुआ। तो उसको क्लियर करने के लिए वो क्या कंसेप्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जब ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब अपना एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेवर लॉस और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ऑन सेल। मतलब सपोज कर लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है क्या, फर्स्ट सेल में, मान लेते हैं ये के सेल में है, तो के सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो के सेल में अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स मतलब यहां पे रोटेट कर रहा है, अपने ही सेल पे रोटेट कर रहा है, तो ड्यूरिंग दिस रोटेशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा। अच्छा, के के बाद एल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एल में अगर वो रोटेट करेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं चला जाए, चाहे इसमें चाहे इसमें, अपने ही एनर्जी लेवल या अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करेगा, तब तक ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा। बोहर्स का कंसेप्ट बेस्ट पॉइंट यही था कि इलेक्ट्रॉन अपनी सेल में जब तक रोटेट करता है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में रोटेट करता है और वो अपने एनर्जी को लॉस नहीं करता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स था आपका रदरफोर्ड का, उसको क्लियर कर दिया बोहर्स। ठीक है, सो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लॉस और गेन एनर्जी व्हेन दे आर रोटेटिंग इन देयर ऑन एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया, एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। लास्टली ये बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल, मतलब हर एक सेल में ना एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर सकता है। उसके लिए वो एक रूल्स दिया जिसको हम लोग 2n² रूल्स बोलते हैं। क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल इज डिटरमाइंड बाय 2n²। अच्छा, ये 2 क्या है, n क्या है, तो n क्या है, n इज नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल कौन सा सेल है, k सेल है, l सेल है, उसके लिए डिफाइन होता है। तो k के लिए n का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब k के लिए 1 हो गया, तो l के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, m के लिए 3 हो गया, उसकी तरह n के लिए 4, सो ऑन चलेगा। ठीक है, तो वो हर एक सेल का मतलब अगर हम यहां से डिफाइन करें तो फर्स्ट सेल जिसको अगर हम बोलेंगे फर्स्ट सेल या के सेल बोल सकते हैं, के सेल, इसमें कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2n की जगह कितना है, 2n² फॉर्मूला है ना, 2n की जगह कितना है, n की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि k के लिए n का वैल्यू कितना है, तो ये क्या, सो फर्स्ट सेल में यहां से कंक्लूजन जो हमको समझ में आया कि फर्स्ट सेल दैट मींस k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर सकता है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो फर्स्ट सेल में नहीं, दूसरा एनर्जी लेवल में चला जाएगा, मतलब सेकंड सेल के सेल में चला जाएगा। तो के सेल का, अच्छा, एल सेल में चला जाएगा, तो एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, एल सेल अगर हम लेते हैं तो चेक कर रहे हैं 2n² से 2n²। अच्छा, n का वैल्यू एल के लिए कितना है, एल के लिए पता है आपको 2 है, तो यहां पे पुट करो 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 दैट इज 8। सो सेकंड सेल में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है आपका, 8 हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 3k के बाद l m सेल में निकालोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m सेल, रिमेंबर दिस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m सेल इस 2n² फॉर्मूला में पुट करेंगे 2, n का पावर कितना, n का वैल्यू कितना है भाई, m के लिए n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे ही हम लोग चल जानते हैं, 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 × 2 दैट इज 18। सो सेकंड के बाद थर्ड जो सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो इसके बाद जो अभी हमारे पास कंसेप्ट आया कि ये बोला रदरफोर्ड नील्स बोहर्स के कंसेप्ट के हिसाब से कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में अभी तक न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं है, याद रखना बार बार, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट में जिसको हम लोग सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल
बोलते हैं वो रोटेट करता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रोटेट नहीं करता है। देयर इज 7 डिफरेंट पाथ, 7 डिफरेंट ऑर्बिट है जिसमें वो रोटेट करता है, जिसको हम लोग के सेल से एल और एम सेल में, और हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स क्वांटिटी है जो उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को रोटेट नहीं करा सकता या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, जिसको हम लोग 2n² के कंसेप्ट से सीखे। तो फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकंड सेल में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा दिए। तो अब जो कंसेप्ट हमारे सामने आया कि इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एटम के बीच में न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, और आउटसाइड न्यूक्लियस फिक्स ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसका एक फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स अमाउंट है, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। वो किस फॉर्मूला से निकाल पा रहे हैं 2n²। ये था आपका बोहर्स कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी देर से हमें पता था कि एटम के इनसाइड में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जिसमें प्रोटॉन चार्ज है, प्रोटॉन है, एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी तक हमें पता था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो देखिए वो कौन दिया, जेम्स चैडविक दिया। चलिए एटम में भी हमको क्या पता था, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, बहुत लेस होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मास नेग्लिजिबल है। तो एक सपोज कर लो ये एटम है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसका मास अगर नेग्लिजिबल है तो मास ऑफ दिस एटम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था। सो मास ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम होना चाहिए था। ये अभी तक हम लोग समझ भी रहे थे। चलिए, लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सपोज दैट हम टेकिंग द मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो आ रहा है ना वो 12 आ रहा है। चलिए, लेकिन जब हम देखें कि एटॉमिक नंबर तो 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, सो एटॉमिक मास तो इसका 6 होना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है 12। तो साइंटिस्ट लोग सोचे सिर्फ कार्बन के केस में है कि और भी केस में आ रहा है। तो वो फिर क्या किया, आपको कार्बन के बाद आपके हीलियम का ले लिया। हीलियम का कितना आ रहा है, बोले हीलियम का देखा कि आपको हीलियम का कितना आया एटॉमिक मास जो आ रहा है, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, ये आपका 4 आ रहा था। बट इसके अंदर में हमको पता है इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, प्रोटॉन कितना है 2 है। तो ये देख रहा है कि हर केस में ऐसा कुछ हो रहा है कि जितना प्रोटॉन है उसके डबल में उसका अप्रॉक्स डबल क्या हो रहा है, एटॉमिक मास हो रहा है। तो यहां से साइंटिस्ट को समझ में आया नहीं, इस एटम के इनसाइड में ना कोई और एक पार्टिकल्स है जिसका चार्ज तो नहीं, क्योंकि चार्ज का कंसेप्ट तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एंड प्रोटॉन का पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, वो सेटिस्फाई था, लेकिन मास का कंसेप्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो यहां से वो कंक्लूड किया गया कि सम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कुछ तो है इसके अंदर एटम के अंदर, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो एक के केस में सपोज कर लिया अगर चेंज हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है, सब एटम के बाद उसके बाद क्या सब में डिफरेंट हो रहा है। तो साइंटिस्ट बोला कि नहीं कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो क्या कंक्लूड किया कि सम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड द मास ऑफ दैट पार्टिकल्स इज नियरली इक्वल्स टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्यों, देखिए नियरली डबल आ रहा था ना, तो ये बोला कि नहीं कुछ पार्टिकल्स है जिसका मास नियरली प्रोटॉन के मास के इक्वल है, जिसको लास्ट में हम लोग क्या बोल दिया, उसी मास को हम लोग क्या बोल दिया, या उसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। तो अब जो फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने आ गया कि एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और ऑर्बिट जो होता है या सेल बोलिए या एनर्जी लेवल बोलिए, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसका मास नेग्लिजिबल होता है। ये फाइनल कंक्लूजन हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये अब हम सीखने के बाद अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो कलेक्टिवली जो होता है न्यूक्लियस में, उसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और एक चीज फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे जब हम लोग का एटॉमिक मास जब 12 हो रहा था और ये 6 हो रहा था, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो फाइंड आउट कर ही रहे थे 6, एंड आपको प्रोटॉन कितना हो रहा था 6। ये आपका ये एटॉमिक नंबर होता है जिसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। तो ये 6 हो रहा था, और सिंस वी नो द पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो रहा था। तो न्यूट्रॉन फिर कैसे निकाल रहे थे, सो दिस माइनस दिस कर रहे थे, जिसको आगे में डिटेल में भी हम देखेंगे। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 6। सो इस तरह से हम लोग पूरा फुल डिटेल में पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फुल कंसेप्ट था। आपको कहां से हम लोग स्टार्ट किया, थॉमस मॉडल से स्टार्ट किया, फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया, फिर आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, फिर बोहर्स के बाद फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आया। इसको फुल डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब एक एटम के इनसाइड में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करेंगे, जितना टोटल होगा वो मास नंबर कहलाएगा। तो एक एलिमेंट को या एक एलिमेंट को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, z से हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एलिमेंट अगर लिख रहे हैं उसके ऊपर में जो लिखते हैं a लिखते हैं, मतलब ऊपर में क्या जो नंबर होता है उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं और जो नीचे में लिखा गया उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देख ली जाए, यहाँ कार्बन हो गया, कार्बन का ये 12 है तो एटॉमिक नंबर और 6 है, तो ये दिखला रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड मास नंबर इज 12। ये तो पहला चीज समझे हम, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मास नंबर, प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पूछते वक्त, वो बताते वक्त वो बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पेक्ट में डेफिनेशन लेने से क्या प्रॉब्लम होता है देखिएगा। सी सपोज दैट आई एम टेकिंग क्लोरीन ये हो गया 17 एंड आई हैव क्लोरीन आयंस, सो 17 एटॉमिक नंबर। सो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो 17 हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे तो 17 हो रहा है। बट इन केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना होगा, 17 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखोगे, देखिए 1 नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 1 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी 17 प्रोटॉन है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो आपको एटॉमिक नंबर केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको बताया कि वन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट टेल में कितना होता है, 2, 8 एंड 7 होता है। ये एक्सेप्ट इन वाले इलेक्ट्रॉन, तो इट बिकम 2, 8 एंड 8 एंड इंडिकेटेड बाय माइनस साइन। तो अब इसके पास कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। सो अगर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हम देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है ना आयंस के केस में चेंज हो जाता है। इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से एटॉमिक नंबर को नहीं देखते, वी से डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन अगर चेंज होगा तो वो एलिमेंट ही चेंज होगा। अगर प्रोटॉन मान लीजिए 17 से 18 हो गया तो क्या चला जाएगा, आर्गन चला जाएगा। अगर 17 से 1 कम हो गया तो वो क्या हो गया, सल्फर हो जाएगा। सो ये फिक्स क्वांटिटी है, इसी वजह से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन की रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर को देखते हैं एंड मास नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां से एक रिलेशन समझ में आ रहा है, देखिएगा कि अगर हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखें तो वो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं माइनस मास नंबर। यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक रिलेशंस पता है, ये तो पता ही है हमें। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इसमें कार्बन के केस में कितना होता है, 6 होता है, प्रोटॉन कितना होता है, 6 होता है। न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। तो ये था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर मास नंबर का न्यूट्रॉन से जो रिलेशंस है, और एटॉमिक नंबर को क्यों हम लोग प्रोटॉन में ही कंसीडर करते हैं। होप सो ये समझ में आया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को समझेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपका आउटर सेल में है वो किस तरह से कन्फाइंड है, वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, या उसका कन्फिगरेशन कैसा होता है। उसके लिए कुछ एलिमेंट लेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको रूल्स पता है, कौन सा रूल्स फॉलो होता है, 2n²। तो कुछ एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। अच्छा, आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, 1 से आपको कितना अप टू 20 कैल्शियम तक याद रखना होगा। 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, 20। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको पूरा अप टू कितना याद रखना होगा, 20 तक याद रखना होगा। ये आप देखते देखते आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कार्बन ले लें जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, सिंस ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है इसमें 6 ही होगा। चलिए ठीक है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग अरेंज कैसे करेंगे आउटर सेल में। सो आपको ऐसे करना होगा कि आपका K सेल यहाँ पे है,
L सेल यहाँ पे है, M सेल यहाँ है, N सेल है। इस तरह से अभी हम कुछ ही ले रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में K सेल में हमको पता है 6 है ना इलेक्ट्रॉन, हमको पता है K सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2n² के हिसाब से। n का वैल्यू K के लिए कितना था, पहले पढ़े हुए 1 होता है तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 पट गिर दिया। और कितना रिमेनिंग बच गया, 4 बच गया ना। अच्छा, L सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, L सेल में अगर पुट करिएगा तो कितना जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 जाएगा। आपके पास यहाँ बचा कितना, 4 बच रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट कर दिए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन को करने के बाद यहाँ पे 4 बच गया। तो इसका कन्फिग्रेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2 and 4, मतलब ये K सेल है फर्स्ट वाला और ये L सेल है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये आपका 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये 1 2 3 and 4, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसके इनसाइड में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि K सेल, L सेल, M सेल, N सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सोडियम लेते हैं। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 11 है तो फर्स्ट सेल का हमको पता है मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 है ना, तो हम 2 लिख दिए, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड सेल आता है N, K के बाद L आता है। L का मैक्सिमम कैपेसिटी हमको पता है 8, अभी फाइंड आउट किए थे, तो 8 यहाँ पे पुट कर दिए। टोटल कितना हुआ, 10 हुआ। स्टिल 1 रिमेन ना, तो 1 जो है वो किस में चला जाएगा आपका, यहाँ पे 8 पुट कर दिए, 1 किस में चला जाएगा, आपको M सेल में चला जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 and 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेना है। चलिए Mg ले लेते, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आपका सल्फर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो फर्स्ट एकदम याद रखो, फर्स्ट सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी K सेल का 2, आई पुट हियर 2। सेकंड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8, हमारे पास अभी 14 इलेक्ट्रॉन था, हम 8 यहाँ पुट कर दिए। रिमेनिंग देखिए 10 यहाँ पे हो गया, रिमेनिंग 6 है। लास्ट इसके बाद M सेल आ रहा है ना, M सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, M सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी सर आपको पता है 18 होता है। तो हमारे पास बचा कितना, 6 बचा ना, तो हम 6 पुट कर दिए। तो ये हो गया आपका किसका, सल्फर का। उसी तरह से और भी बहुत सारा देख सकते हैं। अगर क्लोरीन लेते हैं, या अगर हम लोग देखते हैं, चलिए आर्गन को देखते हैं। आर्गन का आपका आर्गन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, अगर आप आर्गन का देखोगे तो 18 होता है। तो इसका 2 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 एंड देन 8। चलिए 10 हो गया ना, अब तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन अपना अपना प्लेस ले लिया। और कितना बचा है, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है ना। सो 18 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18 है इसमें। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चलिए तो 18 में आप 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस कर चुके हो, तो रिमेनिंग कितना आपके पास बचा, 8 बचा ना, 8 को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 and 8। इस तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, कैल्शियम अप टू 20 में आपको कैल्शियम एंड पोटासियम के केस में ही आएगा। इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा एटॉमिक नंबर 20 होता है, और उसका कितना होता है 19 होता है। तो इसको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो फर्स्ट सेल का हमको पता है ना कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिखला दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड सेल का 8 है, 8 यहाँ पे पुट कर दिए। चलिए ठीक है, अभी और रिमेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। तो यहाँ पे और 10 बच रहा है। तो M सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 18 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 18 पूरा 10 लिख सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, तो ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हुए फर्स्ट 8 जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद ऑक्टेट रूल स्टेबल है ना, तो अपने में और आने नहीं देता है, तो वो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्यों चला जाता है, कि वहां पे भी डबलेट रूल फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से अगर एक्सेस होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम को हो गया। लेकिन अगर इसके बाद से अगर आए तो ये क्या हो जाएगा 2 8 एंड यहाँ पे 11 हो जाएगा। मतलब ये स्टेबल हो रहा था, इस वजह से ये अपने आप को होल्ड करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को बोला कि तुम एडजस्ट कर लो। लेकिन 2 से जैसे ही ज्यादा बढ़ता है, और क्योंकि यहाँ पे डबलेट रूल भी और ऑक्टेट रूल भी फुलफिल हो रहा था, तो इस वजह से और क्या है कि अब वो होल्ड नहीं करता है और इलेक्ट्रॉन फिर से वो आपका M सेल में इंटर करना स्टार्ट करता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिया, बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से होता है, 2 फर्स्ट सेल में चला गया, सेकंड सेल में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखिए ना 19 है ना,
सो 2 हो गया, 8 हो गया, रिमेनिंग कितना है, 9 है ना, 9। तो सेकंड हमको पता है एम सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितने 18 है, तो हम 9 पुट कर सकते थे। सो हम 9 पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 8 पुट कर रहे हैं। जैसे 8 हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्योंकि ये ऑक्टेट रूल की वजह से ये बहुत ही स्टेबल होता है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको बोलता है थोड़ा होल्ड करो, दूसरे में चले जाओ, तो वो बेचारा दूसरे में जाके होल्ड करता है जब तक कि और कोई एक्स्ट्रा 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं आए। जब 1-2 इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो इसका पावर हो जाता है ज्यादा, अब बोलता है नहीं अब तुम्हारा नहीं चलेगा, हम लोग फिर इसमें इंटर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अप टू कैल्शियम एंड पोटासियम में ये क्या होता है, 2881 एंड 2882 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फुल डिटेल में रहा।